पलामू दशकों से नक्सलवाद और अपराध के जद में रहा और कहीं ना कहीं उसका दंश झेलता रहा। और यही वजह है कि उसे पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ा। लेकिन ये पलामू अब कहीं ना कहीं थोड़ा नक्सल मुक्त भी नजर आता है तो अपराध मुक्त भी नजर आता है। हालांकि कभी न कभी फन उठाते नक्सल और अपराध की गतिविधियां बढ़ती दिखाई पड़ती है। ऐसे में भी तत्काल में जो घटनाएं हो रही हैं और पहली बार 22 जनवरी को बहुत दिनों बाद इस साल का कह सकते हैं कि पहला झारखंड बंद है, तो लाजिमी है कि सवाल बनता है। और हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर जो 2 दशक से इस पलामू जिला मुख्यालय समेत प्रमंडल को बड़े ही करीब से और खासकर नक्सल और अपराध की दुनिया को देख रहे हैं, हमारे साथ है स्थानीय पत्रकार नीरज कुमार। नीरज जी, कहीं ना कहीं गौर करने वाली अगर बात करें तो 2 दशक से पिछड़ेपन का शिकार पलामू होता आया है। और अभी जिस तरह से हम मानने लगे कि नक्सल मुक्त हो जाएगा, बूढ़ा पहाड़ मुक्त हो गया, लेकिन फिर वही सारंडा में दिखने लगा, सिमडेगा में घटनाएं घटेगी और इस तरह से बार बार अब फिर से पर्चे बांट करके वो जता रहे हैं कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। नहीं, जाहिर सी बात है कि आप बात करें कि ये गौर करने वाले थे कि पिछले 5 वर्षों में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलताएं मिली है। तो कहीं न कहीं ये बात सुरक्षा नक्सलियों को भी समझ में आ रही है कि अब वो अपने वजूद की लड़ाई शुरू कर दी है। हाल के दिनों में बात करें तो झारखंड बिहार बॉर्डर पर चकरबंदा, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे बात करें तो बूढ़ा पहाड़, ये दोनों माओवादियों का, नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना था और यहाँ सारी गतिविधि संचालन करते थे। लेकिन इन दोनों जगहों पर आज सुरक्षा बलों का कब्जा हो गया है। वहीं बात करें तो आप सारंडा की बात कर रहे हैं, तो सारंडा में जो अभी स्थिति बनी हुई है, वहाँ वो माओवादियों का ईआरबी का रीजनल मतलब ईआरबी का सुप्रीमो या फिर ईआरबी का कह सकते हैं मुख्यालय एक तरह से पूरा ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का, तो उसकी वजूद की वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि अपना अंतिम मुख्यालय, अंतिम गढ़ वो अपनी बचा सके। बात करें तो सारंडा का महत्व ऐसे नहीं है। सारंडा का महत्व है कि इंटायर बात करें बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की राज्यों की बात करें, यहाँ से सारी गतिविधि वे संचालन करते हैं। कि उड़ीसा को भी वे और तेलंगाना को भी वहाँ कुछ न कुछ ये लोग वहाँ से संपर्क में हैं। तो ये अंतिम उनका किला है जहाँ पे ये उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अंतिम लड़ाई जारी है। इसी को ध्यान में रख के कहीं न कहीं छोटी-मोटी घटनाएं हो रही हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वे अंतिम लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें नक्सल बंद की, आपने 22 तारीख के बारे में ज़िक्र किया, तो ये पिछले 2-3 दशक में सबसे बड़ा बदलाव, 2-3 दशक में नहीं बात करेंगे, 4-5 वर्षों में बात करें, तो सबसे बड़ा बदलाव है कि नक्सल बंद का अधिक प्रभाव नज़र आता नहीं है। क्योंकि सुरक्षित माहौल तैयार हुआ है, लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सुरक्षा बलों की सड़कों पर चाहे रेलवे पे आवागमन, चाहे उनकी पहुँच बढ़ी है। तो अब कहीं न कहीं माओवादी हो या अन्य नक्सल संगठनों के प्रति लोगों में खौफ कम हुआ है, तो नक्सल बंद का कोई ख़ास प्रभाव पड़ता भी नहीं है। और 22 तारीख को जो बंद है, रविवार को ये पड़ रहा है, तो वैसे भी बाज़ार 60% ऐसे ही बंद रहेगा अपने आप। तो इसको नक्सल बंद के रूप में नहीं देख सकते, कोई ख़ास प्रभाव अब नज़र आता नहीं। हाँ, माओवादियों ने एक अपनी नीति के तहत इसको बंद कॉल किया है, इस बंद कॉल के मदद से वो अपनी ताकत भी देखना चाहते हैं। और मान रहे हैं कि अब अगर उसमें कमी आई है, अगर उनके प्रभाव कम हुए हैं, तो पलामू के अगर नजरिए से देखें तो पलामू क्या समृद्धि की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि उस दौर में हमने देखा है कि जंगल भी काटे गए हैं, माफियागिरी बहुत ज्यादा हावी हुई है। तो नक्सलवाद का और अपराध के चलते एक ये भी फायदा और नुकसान होता है कि बहुत सारी जो लाभ आम जनमानस के लिए होना चाहिए वो नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। नहीं, देखिए, आपके 2-3 सवाल इसमें छुपे हुए हैं। एक तो लकड़ी तस्करी का अलग मामला है, नक्सल का अलग मामला है। चाहे कोई भी नक्सल संगठन हो, उनको आप नहीं देखे होंगे कि ये लकड़ी तस्करी या फिर इसमें उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। वो विकास योजनाओं में ज़्यादा लई वसूलते हैं। कुछ-कुछ हाल के दिनों में मनातू बॉर्डर पे बाहे बात करें, चाहे तो लकड़ी में और अफ़ीम का अलग तस्करी है, लेकिन बड़े वन कटवाने में शामिल नहीं रहे। कई जगह उनका फरमान भी जारी हुआ कि वनों को नहीं काटना है। आज भी कई जगह लिखे हुए हैं उनके इस फरमान को। तो आप इस रूप में देख सकते हैं कि ये नक्सलियों का जो अपराधीकरण की बात कर रहे हैं, ये अपराध की तरफ बढ़े हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए बढ़े हैं। और पलामू में बात करें तो पलामू में वो दौर था जब ज़मीन विवाद में नक्सलवाद पनपा था। ये बात था 80 के दशक में शुरुआत हुई थी, 1984 में मोहम्मदगंज के इलाके में पहली हत्या भी हुई थी और 1991 में बात करें तो चंदवा की ताई इलाके में पहला नरसंहार भी हुआ था। तो ये उस दौर की और इस दौर में अब बहुत ज़्यादा बदलाव है। उस दौरान ज़मीन विवाद में ये नक्सलवाद था, अब भी ज़मीन विवाद है, लेकिन ज़मीन विवाद में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और प्रशासनिक तंत्र के कारण अब नक्सलवाद का हस्तक्षेप नहीं होता, तो धीरे-धीरे वे अपने कमज़ोर होते जा रहे हैं और पलामू जैसे इलाके में उनके पाँव लगभग अब उखड़ चुके हैं।
और केंद्र सरकार की आंकड़ों की बात करें तो पलामू को उन्होंने शैडो एरिया में डाल दिया है। मतलब धीरे-धीरे ये 95% नक्सल मुक्त है और इसकी तरफ बढ़ चुका है। लेकिन कहीं न कहीं उस समय डर होता है जब अपराध की दुनिया भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा रही है संख्या में, और अपराध की दुनिया और नक्सलवाद, ये दोनों से जब जुड़ाव की बातें आती हैं, चूँकि खबरें बनाते हैं तो आम तौर पे आपको दिखता है, तो अलग एक है कि युवाओं का झुकाव कैसे हो जाता है अपराध की दुनिया या नक्सलवाद की दुनिया की तरफ? देखिए, अपराध और नक्सल दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। कई नक्सल संगठन हैं जैसे टीएसपीसी, जेजेएमपी, पीएलएफआई, इन इसका अपराधीकरण हुआ है। इसमें वैसे तत्व जो आपराधिक थे वो इस संगठनों में शामिल हुए हैं। हाल के दिनों में माओवादी चाहे अन्य नक्सल संगठनों में भी शामिल हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर इन संगठनों में हुए हैं। तो ये दोनों अलग-अलग विषय हैं। गाँव में वैसे युवा जो अपराधीकरण करते थे, कुछ-कुछ छोटी-मोटी लूट घटनाओं में थे, उन पे पुलिस केस हुए, सामाजिक दबाव बना, तो अपने आप को छुपाने के नक्सल संगठनों में शामिल हो गए, फिर वहाँ से फिर वो अपराधीकरण की तरफ बढ़ गए हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि पलामू जैसे इलाके में युवाओं का अपराधीकरण एक चिंतनीय विषय है, चूँकि वे ग्लैमर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और खुद को अपराध की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये एक गंभीर चिंतनीय विषय है और सबको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आमतौर पर सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि बड़े जो आपराधिक गिरोह के चेहरे हैं, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आते हैं और उस तरह के रील्स डालते हैं जो आकर्षित करता है, वही ग्लैमर दिखता है। तो कहीं न कहीं युवा उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। युवा तो ज़ाहिर-सी बात है कि सोशल मीडिया का लाइफ, हाई-फाई लाइफ जीने, ग्लैमर लाइफ जीने के लिए अपराधीकरण हो रहे हैं। लेकिन पलामू की बात करें, वो दौर जब ये सोशल मीडिया भी नहीं था, उस टाइम भी अपराधीकरण थे। तो कहीं न कहीं इसकी एक बड़ी वजह है सामाजिक कारण की आप इससे अब 20-25 साल पलामू का बैक पीछे जाइएगा, तो आपको देखने में मिलेगा कि ये पलामू की जो शहरी आबादी है, खास करके मेदिनीनगर की पार्ट के जब मुख्यालय जो बात करें, तो ऐसी आबादी है जो गाँवों से जो नक्सल का दौर शुरू हुआ, तो गाँव से निकल के शहर में आके बसे हुए हैं। तो उस दौर में शहर में आने के बाद लोग थोड़ा ग्लैमराइज़ होना चाहे, उनकी ख्वाहिशें हुई कि हम भी हाई-फाई लाइफ जिए। तो उस दौरान के एक अलग अपराधीकरण शुरू हुआ। तो धीरे-धीरे उस दौर का जो अपराधीकरण शुरू हुआ, तो उसको रोल मॉडल मानते हुए लोग अभी भी अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे कई गैंग हैं, जिनको आप जानते हैं अच्छी तरीक़ा से, कई गैंग इस इलाके में एक्टिव है। उनके जो आका हैं या फिर उनके जो टॉप ये हैं, जो गिरोह के जो कर्ता-धर्ता है, उनको अपना रोल मॉडल मान के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते, नहीं वो तो मेरा रोल मॉडल है, हम उसके आदमी हैं। तो ये युवा और टीनेजर खास करके अपने आप उत्साहित करके अपराधीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो धीरे-धीरे ज़मीन और बालू को अपना एक कह सकते हैं कि ज़रिया बना लेते हैं। नहीं, ज़मीन और बालू कह तो रहे हैं कि हम मुख्य धारा में जुड़ गए, अब इस काम में कौन-सा गलत है? ये तो कह रहे हैं खुलेआम। नहीं, ज़मीन और बालू अलग अपराधीकरण का हिस्सा है। इसका एक इसको कह सकते हैं आर्थिक अपराध। जो ईज़ी गोइंग मनी है, लोगों को मिल रहा है, तो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें ना कोई खून-खराबा नहीं है, ना कुछ भी नहीं है, ना कुछ ज़्यादा रिस्क है लोगों का। इस तरफ बढ़ रहे हैं, डरा-धमका के उनका काम होता है, तो काम चला ले रहे हैं। सामाजिक अपराध भी है, महिलाओं के उत्पीड़न से लेकर के डायन बिसाही से लेकर के दहेज प्रथा, हर चीज़ भी, ये भी तो कहीं न कहीं पलामू के पिछड़ेपन का कारण रहा है। पलामू में पिछड़ेपन की बात तो नहीं, लेकिन अपराध की इनकी एक अलग किस्म का अपराध है ये। पलामू में इसका नरसंहार भी हुए हैं, कई पूरे परिवार के परिवार खत्म किए गए हैं, जिंदा जलाने की भी कोशिश की है, चाहे हुसैनाबाद का पार्ट हो, चाहे पांकी का पार्ट हो। तो डायन बिसाही का भी मामला यहाँ हुआ है, होते रहता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि इससे जुड़े हुए आयोजन यहाँ बड़े पैमाने पर होते हैं। हालाँकि उनको प्रशासनिक तंत्र में उनको सुरक्षा भी मिलती है, लेकिन ये आयोजन कहीं न कहीं इनको बढ़ावा देते हैं। लेकिन चूँकि एक ऐसा विषय है, जटिल विषय है, जिस पे कोई भी तंत्र से बात करना नहीं चाहता है। वहीं बात करें तो अपराध की तरफ और जो बढ़ते सामाजिक और दहेज हत्या, चाहे और सामाजिक हत्या, जातिगत वर्चस्व में लड़ाई की हत्या, ये अलग-अलग विषय हैं और ये चिंतनीय विषय हैं। अंधविश्वास में हत्या है तो प्रशासनिक तंत्र पर ज़ाहिर हो जाती है कि अंधविश्वास में हत्या हुई है, लेकिन जातिगत दुर्भावना से ग्रसित हो गए या फिर अपने आप को स्थापित करने के लिए या फिर अपने आप को समाज में ऊँचा दिखाने के लिए जो हत्याएँ अपराध होती हैं, इसके लिए कोई तंत्र इसके लिए आगे नहीं आ सकता। इसके लिए खुद से खुद लोगों को ही आने होगा। अंतिम सवाल कि इतने साल का अनुभव है पत्रकारिता का, क्या लगता है कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए ताकि इन पर लगाम लग सके और खासकर युवाओं को एक नई दिशा दी जा सके, ताकि हम जिस पलामू पत्रिका जिस पलामू के नवनिर्माण के संकल्प की बात कर रही है, वो कामयाब हो सके? पलामू को सबसे पहले आर्थिक संरचना को समझना होगा। यहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। मोर देन 65 जो अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित है। तो कहीं न कहीं युवाओं का एक बड़ा संख्या वो भी है जो नौकरी की तलाश में, अच्छी पढ़ाई की तलाश में यहाँ से पलायन कर जाते हैं।
बच जाते हैं वे युवा जो बाहर पलायन नहीं कर पाते हैं या फिर बाहर जाने के बाद ग्लैमराइज होना चाहते हैं, उनकी सफलता नहीं मिलती है, उसके बाद वे वापस लौटते हैं या फिर अपराधीकरण में उनका होते हैं, अपराधीकरण की तरफ वो बढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं युवाओं को, चाहे उनके परिजन हैं, समाज को भी ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मान लीजिए कोई छोटा-सा अपराध किया, रंगदारी माँग दिया किसी को, तो वो उसके बाद पुलिस अपना तंत्र कार्रवाई करती है, उसको जेल भेज देती है। लेकिन कई मामलों में हमने देखा है कि परिजन जो हैं या फिर उनके अभिभावक को बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है या फिर इस तरह की घटना कि पहली नज़र में क्लीन चिट है कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो अपने बेटे को भी नहीं समझते हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ से यहाँ के लोगों को बचने की ज़रूरत है। एक सामाजिक दायरा भी इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को बताने की भी ज़रूरत है कि नहीं, ये समाज में क्या अच्छा है, क्या गलत है। और कहीं न कहीं एक सामाजिक दबाव में भी कुछ अपराधीकरण हो जाता है कि नहीं, चलो ये लड़का बिगड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं उसको मन में बैठता है कि नहीं, हम बिगड़े हैं तो ठीक है, बिगड़े सही। तो एक समाज का जो ये भावना है, इसको बदलने की ज़रूरत है और समाज के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि नहीं, अपराध को रोकने के लिए हम अपने बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा सामाजिक ज्ञान और ज्ञान दें। किताबी का मतलब रट्टी भाषा, ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्ञान की बात हम कह सकते हैं कि जो पहले की जो परंपराएं या रीति रिवाज थे या जीने के जो सलीके थे, तौर तरीके थे, उनको फिर से अपनाने की जरूरत है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि पिछले क्या होता क्या रही, ये अलग विषय है। लेकिन बस अपने बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और एक सामाजिक जो जागरूकता है, अभी हो क्या रहा है कि बस न्यूक्लियर वाली फैमिली हम लोग लाइफ जी रहे हैं, किसी पे कोई मतलब नहीं। क्लास से आया बेटा, घर में घुसा अपना स्मार्ट क्लास कोचिंग, उससे कोई मतलब नहीं। हम उन्हें जानने समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बच्चों को क्या कर रहा है, उसके मन में इच्छाएँ क्या हैं और उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर वो अपराधीकरण भी की तरफ भी बढ़ रहा है तो हम उसको नज़रअंदाज करके चलो कुछ काम से लेट आया होगा। लेकिन कहीं न कहीं निगरानी कीजिएगा, उसका एज़ ए फ्रेंड के रूप में बिहेव करके समझाइएगा तो अपराधीकरण नहीं बढ़ेगा। तो आमतौर पर ये जो बातों से ये स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं अपराधीकरण, अपराध और अपराधी ये दोनों दो चीजें हैं। आप अपराधी को निशाना बनाने के बजाय अगर अपराध को निशाना बनाते हैं और उस पर लगाम लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा कारगर साबित होगा। और इस दिशा में सिर्फ सरकार और प्रशासन तंत्र के भरोसे नहीं, बल्कि समाज, परिवार, हर किसी को अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी और खासकर युवा पीढ़ी पर, आने वाली पीढ़ी पर निगरानी और निरीक्षण के साथ साथ उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना होगा। सहयोगी रूपेश तिवारी के साथ एपी लकी, पलामू पत्रिका, मेदिनीनगर।